और चलिए अखंड भारत की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। महरौली में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाई। 16 फरवरी तक डीडीए की कार्रवाई पर अब रोक रहने वाली है। महरौली में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी था, आज 5वां दिन था और ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। महरौली में बुलडोजर एक्शन पर अब रोक लगाया गया है। हाईकोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई पर पूरी तरीके से रोक लगाई है, यानी अब 16 फरवरी तक डीडीए की कार्रवाई वहां नहीं हो पाएगी। लगातार वहां के स्थानीय लोग इसको लेकर जोरदार हंगामा कर रहे थे और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है, महरौली में बुलडोजर एक्शन पर अब रोक रहेगी। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में फिर से श्रद्धा जैसा हत्याकांड हुआ है। लड़की को मारकर शव को फ्रिज में छिपाया। ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव बरामद किया गया। बाबा हरिदास नगर इलाके की पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड जैसी ही वारदात सामने आई है। लड़की को मारकर शव को फ्रिज में छिपाया। ढाबे में फ्रिज में लड़की का शव मिला है। बाबा हरिदास नगर इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ उससे लगातार की जा रही है। और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर मंगलवार यानी आज आयकर विभाग की टीम ने सर्वे किया है। ये सर्वे दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर किया गया। सर्वे को लेकर के सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी ने बीबीसी पर जबरदस्त वार किया और बीबीसी को बकवास और भ्रष्ट कॉर्पोरेशन बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल कहा है। बीबीसी पर बवाल जारी है। कुछ दिन पहले विवादित डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा खड़ा हुआ और अब एजेंडे और फंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे। इसी बीच दिल्ली स्थित हेड ऑफिस और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी ऑफिस में सर्वे किया। बीबीसी के हेडक्वार्टर्स पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। इनकम टैक्स की कार्रवाई से बीबीसी के जो कर्मचारियों में हड़कंप है, संस्थान में हड़कंप है और साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बीबीसी का दफ्तर इसी मंजिल के 5वें और 6ठे माले पर है। यहाँ पर लोगों की मूवमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन ये मूवमेंट दूसरे कर्मचारी हैं। सभी की नज़रें उस बात पर है कि आखिरकार बीबीसी के दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है। इनकम टैक्स की टीमों ने तमाम सर्च अभियान किया है। ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अकाउंट डिपार्टमेंट को चेक किया गया है, इसके अलावा विज्ञापन विभाग को चेक किया गया है और तमाम दस्तावेज़ों को अपने कब्जे में इनकम टैक्स विभाग ने लिया है। कर्मचारियों से वहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारियों की बहस भी हुई है। अब इस सर्वे को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉर्पोरेशन बताया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बीबीसी पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉर्पोरेशन हो गई है। बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। बीबीसी should definitely also pay heed to the words of UK's longest serving Prime Minister, Margaret Thatcher. She had called the BBC as Bolshevik Broadcasting Corporation. कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। अगर कुछ गलत किया नहीं है, कानून का पालन किया है, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बनी उनकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा। पार्टी ने ट्वीट कर इसे अघोषित आपातकाल बताया। पार्टी ने अपने ट्वीट पर लिखा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस भले ही इसे अघोषित आपातकाल बताने में जुटी हो, लेकिन कांग्रेस को अपने दिन याद नहीं आते। यही वजह है कि बीजेपी ने कहा कि बीबीसी का इतिहास भारत को कलंकित करने वाला रहा है।
बीजेपी ने बीबीसी को लेकर कई उदाहरण गिना दिए। बीबीसी पर बीजेपी का आरोप, कश्मीर में आतंकवादी को बीबीसी ने करिश्माई युवा उग्रवादी बताया। होली के त्योहार पर भी बीबीसी ने टिप्पणी की थी, महात्मा गांधी पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी। दरअसल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर सर्वे हुए। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की सर्चिंग हुई। आयकर विभाग के अफसरों ने सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए हैं। साथ ही कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने को कहा गया। बीबीसी पर आरोप है कि पत्रकारिता की आड़ में प्रोपेगेंडा चलाने में लगा है और विवादित डॉक्यूमेंट्री इसी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने न केवल प्रधानमंत्री की छवि बल्कि देश की छवि भी खराब करने की कोशिश की और अब जब कानून का डंडा चला तो बीबीसी बिलबिलाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी है। इस मौके पर देश शहीद हुए अपने वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों को याद किया और कहा कि सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों को देश नम आंखों से याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। पुलवामा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर जवानों ने फूल माला चढ़ाई। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया, हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका सर्वोच्च बलिदान भारत हमेशा याद करेगा। इस हमले का भारत के जनमानस पर गहरा असर पड़ा। 14 फरवरी 2019 दोपहर तकरीबन 3 बजे जैश के आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट लेकर जा रहे एक वाहन से टक्कर मार दी। पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने पीएम मोदी को झकझोर दिया। हमले के 2 दिन बाद यानी 16 फरवरी को प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कहा था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। पीएम मोदी ने इसके बाद दिखा दिया कि वो जो कुछ भी कहते हैं उसको अमली जामा जरूर पहनाते हैं। 26 फरवरी 2019 को भारतीय जवानों ने एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के ठिकानों पर बम बरसाए गए। हवाई हमले में आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। एयर स्ट्राइक में सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को दी थी। उनके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। देश जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनकी शहादत को याद कर रहा था, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शहीदों के नमन के बहाने सियासत शुरू कर दी। दिग्विजय सिंह ने खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठा दिए, जिसका बीजेपी ने करारा जवाब दिया। खैर, सियासतदान चाहे जो भी कहे, एक बात तो साफ है कि
तब पीएम मोदी ने बड़ा कदम उठाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। पीएम मोदी ने बता दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारने वाला भारत है, किसी से भी डरता नहीं और अपने सपूतों की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में फुल एक्शन में नजर आए। कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। सबसे पहले वो पुलिस समारोह में गए, जहां पर उन्होंने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति अवार्ड सौंपा। इसके बाद वो कई और कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद किया और कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हरियाणा पुलिस के लिए गौरवमयी पल, जोरदार तालियों के साथ इस पल का अभिनंदन करें। हरियाणा पुलिस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। करनाल में राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अमित शाह ने जवानों को अवार्ड दिया और इस पल को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये गौरव का पल है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा पुलिस को धाकड़ पुलिस की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने हरियाणा पुलिस के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज के दिन पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर अब तक शहीद हुए 83 पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी मैं विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि 1984 से 94 तक जो 10 साल पंजाब की पीड़ा थी आतंकवाद की, वो पीड़ा को हरियाणा ने भी झेला है, इसका सामना भी किया है और उस पर विजय भी प्राप्त करी है। ये विजय प्राप्त करते वक्त कई पुलिस अधिकारी, कई पुलिस कर्मचारी शहीद हुए। ये सभी को भी मैं आज के इस स्वर्णिम अवसर पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। अमित शाह ने परेड की सलामी लेने के बाद हरियाणा पुलिस को 54 साल बाद राष्ट्रपति निशान सौंपा। हरियाणा में अमित शाह फुल एक्शन में रहे। एक के बाद एक कई कार्यक्रम में शिरकत किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एग्रो मॉल में की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत। हिफेड को सौंप चुकी है एग्रो मॉल। करनाल में अमित शाह ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद किया और श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बहुत हद तक काबू पाया जा सका है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह विभाग 2014 से कई आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बहुत अच्छे तरीके से निपट रहा है। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, ये तीनों ऐसे नासूर थे जिसका दंश हमारे देश ने कई दशकों से झेला है। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी देखी गई है और रिकॉर्ड यात्री देश भर से टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। ये बड़ा संतोष का विषय है। हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में 29 साइबर थाने और सैकड़ों साइबर डेस्क स्थापित हैं। ये किसी भी राज्य के लिए गौरवशाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद आतंकवाद और नक्सलवाद पर काफी हद तक लगाम लगाया गया। इसको लेकर के आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में पीएफआई के प्रसार को हवा दी थी, जिससे उनकी सरकार ने खत्म करने की कोशिश की। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद पर काफी हद तक लगाम लगा दिया गया है। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है, और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। 3 हॉटस्पॉट वाले जगह थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तापित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है।
मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से लेकर आजकल सबसे अच्छी स्थिति में। करोड़ों यात्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सुरक्षा से यात्रा कर कर वापिस आ रहे, टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाय एयर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कानपुर देहात अग्निकांड पर एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। अग्निकांड में परिजनों और प्रशासन में अब समझौता हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से बातचीत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही 1 करोड़ रुपए, पट्टे की जमीन और 2 सरकारी नौकरी का भी आश्वासन परिवार को दिया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने भी परिजनों से मुलाकात की है। कानपुर देहात अग्निकांड पर एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। अग्निकांड में परिजनों और प्रशासन में अब समझौता हुआ है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से बातचीत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए, पट्टे की जमीन और 2 सरकारी नौकरी का भी आश्वासन ब्रजेश पाठक की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से दिया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर से भी परिजनों की मुलाकात हुई है। परिजनों को हर संभव मदद सरकार की तरफ से किया जाएगा। 1 करोड़, पट्टे की जमीन और 2 नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर जमकर वहां के लोग और स्थानीय लोग बवाल कर रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से घटना हुई है, पहले तो घटना का जिक्र करते हैं कि 23 तारीख की घटना थी और ये उनका अपनी जगह थी। यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रमला जी जो महिला थी वो अपनी ही जगह पर रह रही थी और वहाँ पर उसका मकान गिराने के लिए 13 जनवरी को वहाँ पर प्रशासन टीम गई थी और उसके बाद उसने डीएम से गुहार भी लगाई थी। तमाम जनप्रतिनिधि, मंत्री भी वहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी। और 1 महीना नहीं बीता और कल वहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंचती है और वहाँ पर मंदिर को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो मृतका थी उसके पति मंदिर की पूजा करते थे। और जब अतिक्रमण की टीम पहुंची वहां पर और उसके बाद जो उसकी प्रक्रिया हुई तोड़ने की, उससे पहले वहां पर आग लग गई। आग किस कारणों से लगी ये तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासनिक टीम वहां पहुंची थी वो बचाने की बजाय वहां से भाग खड़े हुए सरकारी गाड़ियां छोड़कर चले गए। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है, संवेदन जो शीलता है उसकी सारी हदें पार कर दी। मानवीय दृष्टिकोण से जिस जो हुआ वो इंसानियत तार हुई और लिहाजा माँ बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद जो ग्रामीण थे वहां पर, सैकड़ों ग्रामीण वहां पर, जो हजारों की संख्या में वहां पर लोग आक्रोशित थे। वहां पर पुलिस बल पूरा छावनी तब्दील कर दिया गया और देर शाम तक जो परिजन थे उनका ये कहना था कि हम सबको जो है बिल्कुल यहाँ से हटने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद डिप्टी सीएम के आश्वासन पर उनसे बात कराई गई प्रशासन के द्वारा, तब जाके परिजनों को ने सबको फोरेंसिक टीम को देने दिया और उसके बाद ये कहा गया है कि उनको एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक आवास की बात हुई है और 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आश्वासन दिया, तब ये मामला कुछ थमता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे मामले पर समझौता हो गया। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश को जल्द मिलेगा नया पीएमओ। तकरीबन 1149 करोड़ रुपए से बनेगा नया पीएमओ। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के अधीन पीएमओ का रास्ता हुआ साफ। लूटेन जोन से साउथ ब्लॉक में प्लॉट नंबर 36 और 38 पर निर्माण होगा। सीपीडब्ल्यूडी को दिल्ली सरकार से मिली है अनुमति। 173 पेड़ों को निर्माणाधीन साइट से प्रत्यारोपित करने की अनुमति मिल गई है। निर्माण एजेंसी को प्रत्यारोपित पेड़ों के बदले लगाने होंगे 10 गुना पेड़।
और इसी के साथ अखंड भारत में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, भारत 24 के साथ लीजिए सेल्फी कॉन्टेस्ट के लकी विजेता है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की लवली कौर। भारत 24 के परिवार की तरफ से लवली कौर को हार्दिक शुभकामनाएं। बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। सर्वेक्षण की बारीकी से निगरानी कर रही है ब्रिटेन सरकार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जो सर्वेक्षण आईटी की तरफ से किया जा रहा है, आयकर विभाग की तरफ से किया जा रहा है, उस सर्वेक्षण की बारीकी से इस वक्त ब्रिटेन सरकार निगरानी कर रही है। बीबीसी दफ्तर में आईटी सर्वे पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सर्वेक्षण की बारीकी से इस वक्त ब्रिटेन सरकार खुद निगरानी कर रही है। चलिए आगे बढ़े, बात करें चीन और पाकिस्तान की। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान आए दिन नापाक हरकत करते रहते हैं। ऐसे में भारत ने स्वदेशी हथियारों के निर्माण के साथ साथ स्वदेशी रक्षा सौदे में भी तेजी लेकर के वो आए। भारत ने पिछले 5 साल में रूस से हजारों करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे किए, जबकि भारत को पश्चिम देश रूस से डील नहीं करने का दबाव लगातार मिलता रहा। मगर पीएम मोदी ने किसी के आगे नहीं झुकने की कसम खाई और रूस से तेल हो या फिर हथियार लगातार डील करते रहे। देखिए अपनी बिल्कुल न्यूनतम स्पीड पर और सबसे नीचे, इससे करीब तेजस को हम और नहीं देख सकते जब वो अपने एक्शन में होता है। The light combat helicopter, the Prachand. तेजस LCH प्रचंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। दुनिया इस तस्वीर को देख रही है। दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। सुखोई अब अपना कर्तव्य दिखाने के लिए Su-30 MKI दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले हथियार से लेकर विमान तक बनाया जा रहा है। बेंगलुरु में चल रहा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो में स्वदेशी विमान दिखे। तेजस के तेज ने दुनिया को चकित कर दिया। एयर शो में तेजस ने करतब दिखाना शुरू किया तो लोग दंग रह गए। उसके मल्टी रोल देखकर पीएम मोदी ने भी स्वदेशी तेजस की काफी प्रशंसा की। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। विदेशी हथियारों पर निर्भरता भारत कम कर रहा है। यही वजह है कि स्वदेशी हथियार और विमान तेजी से बनाने में जुटा हुआ है, ताकि दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा सके। तेजी से बन रहे स्वदेशी हथियारों पर आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा कि भारत अगले 8 से 10 साल में पूरी तरीके से स्वदेशी हथियारों से जंग के मैदान में उतरेगा। I am sure in the next, I would say 8 to 10 years, I think we will be able to fight our future wars with our indigenous solutions. दरअसल एयर शो का उद्देश्य विमानों को दिखाना होता है, दुनिया के लिए अपना बाजार खोलना होता है। स्वदेशी विमान बनाकर भारत भी विदेशी बाजार ढूंढने में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर
$5 बिलियन तक ले जाएंगे। भारत को दो पड़ोसी मुल्क से खतरा हरदम रहता है, चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान आए दिन नापाक हरकत करते रहते हैं। ऐसे में भारत स्वदेशी विमान और हथियार बनाने के साथ साथ विदेशी रक्षा सामान खरीदने से परहेज नहीं करता। और तो और भारत विदेशी रक्षा सामान खरीदने के लिए किसी के आगे झुकता तक नहीं। नए जमाने का नया भारत किसी के सामने नहीं झुकता। पश्चिमी देशों को दिखाया ठेंगा, करोड़ों डॉलर के खरीदे रूसी हथियार। पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि वो रूस से किसी भी तरह के हथियारों की खरीदारी ना करे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं है। देश की जरूरतों के हिसाब से भारत हथियार खरीद रहा है। भारत ने रूस से हजारों करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे। पिछले 5 साल में रूस से 13 बिलियन करोड़ डॉलर के हथियार खरीदे गए। सैन्य उपकरणों के लिए 1000 करोड़ डॉलर से ज्यादा के ऑर्डर्स दिए गए। रूसी केंद्रीय सैन्य तकनीकी सहयोग सेवा के प्रमुख दिमित्री शुगायेव ने कहा, भारत पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश अभूतपूर्व दबाव डाल रहे थे, लेकिन ये हमारा मुख्य साझेदार बना रहा। भारत रूसी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, जो मॉस्को की मौजूदा ऑर्डर बुक का लगभग 20% हिस्सा है। साफ है कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से सब कुछ कर रहा है। तेजी से स्वदेशी विमान और हथियार बनाने में जुटा है, तो विदेश से भी सामान खरीद रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश से आगे कुछ भी नहीं है। वो माँ भारती की बात हमेशा से करते रहे हैं और माँ भारती की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस महीने के आखिरी में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स भारत आ सकते हैं। इसको लेकर के प्लानिंग भी की जा रही है। स्कोल्स के सलाहकार इसको लेकर के भारत में हैं और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि रूस पे भारत की आवाज सुनी जाती है। स्कोल्स के सलाहकार का इशारा रूस यूक्रेन जंग की ओर है, यानी दुनिया में पीएम मोदी का रुतबा बढ़ते जा रहा है। दुनिया में बढ़ा पीएम मोदी का रुतबा। पीएम मोदी पर दुनिया का भरोसा। यूक्रेन जंग खत्म करवा सकते हैं मोदी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल होने वाला है। अब तक किसी भी पक्ष ने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। दोनों देशों के युद्ध की वजह से दुनिया भर का माहौल बिगड़ा हुआ है। ऐसे में अब दुनिया भर के नेताओं की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। दुनिया को लग रहा है कि जंग खत्म करवाने में पीएम मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के विदेश और सुरक्षा सलाहकार जेन्स स्प्लॉटर ने कहा, मॉस्को में दिल्ली की आवाज साफ रूप से सुनी गई और ये महत्वपूर्ण है। जर्मन चांसलर के सलाहकार की ये बात काफी अहम है, क्योंकि ओलाफ स्कोल्स इस महीने के आखिरी सप्ताह में भारत आ सकते हैं। जर्मन चांसलर की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी को 1 साल पूरा करेगा और स्कोल्स की यात्रा संकेत देता है कि बर्लिन के लिए दिल्ली काफी अहम है। जेन्स स्प्लॉटर ने सोमवार को एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने रूस यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। रूस यूक्रेन जंग को लेकर न केवल जर्मनी बल्कि अमेरिका भी कह चुका है कि वॉर को दी एंड करवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, मुझे लगता है कि पुतिन के लिए युद्ध को रोकने के लिए अभी भी समय है। मैं पीएम मोदी से कहना चाहूंगा कि इस जंग को रोकने के लिए वो जो भी प्रयास करेंगे उस फैसले में अमेरिका उनके साथ होगा और उस प्रयास का हम स्वागत करेंगे। जंग को लेकर पीएम मोदी का साफ रवैया है, ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। आज हमें इस बारे में बात करने का अवसर मिलेगा कि हम शांति के पथ पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी के इस बयान की अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने सराहना की और इसके बाद दुनिया के नेताओं को लगने लगा कि नरेंद्र मोदी चाहे तो जंग का दी एंड करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।